दिस इज मी लवजीत अरोड़ा। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज हम यहाँ पर एक कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। ये कहानी जो कुछ इस तरीके से है कि हम लोग बाइनरी फाइल को 30 मिनट के अंदर करने वाले हैं। वैसे मैं इसका वन शॉट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपको हर तरीके की लेक्चर हो, डिटेल में भी, शॉर्ट के अंदर भी, एंड अभी ये 30 मिनट जो सीरीज चल रही है, तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा अलग अलग तरीके से। एक बार चैनल पर जाइए, विजिट करिए, आपका पूरा सिलेबस हर तरीके से कंप्लीट हो रखा है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से बाइनरी फाइल को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि तो हम लोग लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट फाइल देख चुके थे एंड उससे पहले वर्किंग विद फंक्शन। अभी हमारा यहाँ पर बाइनरी फाइल का किस्सा है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत होती है फाइल के साथ में, जो कि हम टेक्स्ट फाइल के केस में भी समझ चुके थे कि फाइल आखिरकार होती क्या है। ओके, आप किताबी भाषा को पढ़िए, लेकिन उससे पहले अपने आप से अगर पूछिए कि फाइल की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है। जब आपको कुछ डेटा आपकी फाइल के अंदर क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि फ्यूचर में आपको उस डेटा से कोई ना कोई काम है जो हो सकता है ना। जैसे आपकी टीचर सुबह सुबह आकर के आपकी अटेंडेंस लेती है ना, तो उसमें एब्सेंट प्रेजेंट है जो डाला जाता है, तो वो क्या है? वो एक डेटा है। तो क्यों डाला जाता है? ताकि ऑफ कोर्स आपके अटेंडेंस जो है वो मार्क करी जा सके और एक डेटा आपके पास में एट द एंड ऑफ द ईयर पता चले कि ये बच्चा इतनी बार आया कि इतनी बार नहीं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको डे टू डे लाइफ के अंदर मिलेंगे, राइट? यस, तो यही क्या है, फाइल का काम है। Okay, imagine a file in a digital container where you can store information. It's like virtual drawer where you keep your data. ये virtual यहाँ पर बात उस केस में हो रही है जब हम इस फाइल को एक कंप्यूटर के अंदर देखते हैं। एक वो फाइल जो मेरे हाथ में है, दैट इज मेरी एक फाइल जिसमें मैंने कुछ डाल करके रखा। अब वही चीज़ अगर हम कंप्यूटर के अंदर कह रहे हैं तो भाई हमारी इंफॉर्मेशन डेटा हो गया, ठीक है। एक वर्चुअल ड्रॉर हो गया जिसके अंदर हमने कुछ डाल करके रखा, और जब हमें वो चीज़ चाहिए तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, उस फोल्डर को, उस फाइल को ओपन करके उस डेटा को ले लेंगे। अब इसमें एक टर्म के साथ में एक जुड़ जाता है शब्द, विच इज हैंडलिंग। मैंने क्या बोला? फाइल क्या है? इट्स लाइक अ कंटेनर जिसमें आप डेटा को स्टोर करके रखते हो। अब इसके साथ में एक शब्द और जुड़ गया, फाइल हैंडलिंग, जिसको आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। फाइल हैंडलिंग कुछ भी नहीं है। फाइल हैंडलिंग अपने आप में कह लो कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि क्या करता है, आपकी वही जो फाइल है उसको मैनेज करेगा। अगर आपको उसमें से कुछ रीड करना है, फाइल के अंदर से कुछ राइट करना है, फ्यूचर में आपको कुछ मॉडिफाई करना है, आप कुछ भी करना चाहते हो उस फाइल के साथ में या कर रहे हैं, वही क्या है, फाइल हैंडलिंग कहलाता है। मैनेज करना आपकी फाइल को, ठीक है। जिसमें आप अपनी फाइल को ओपन, रीड, अपलोड, जो भी आप करना चाहते हैं फ्यूचर में अपनी फाइल के साथ में, ओपन, रीड, मॉडिफिकेशन, वो सारी चीज़ें आती हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। अब आपके केस में क्या है कि हम लोग दो फाइल के साथ में काम कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल यानी कि हम उस फाइल की बात कर रहे हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, हमें खुद को समझ में आता है कि हमने क्या लिखा है। जैसे मैं किसी को चिट्ठी लिख दूँ या फिर मैं कोई एप्लीकेशन टाइप कर दूँ। जैसे हम अपने टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं जिसका एक्सटेंशन .txt है। ओके, वो सारी टेक्स्ट फाइल के अंदर है जो आती है। अब इसी में CSV फाइल भी है जो आ जाती है कि जब हमें वही डेटा किस में चाहिए होता है, एक टेबल की फॉर्म में चाहिए होता है, तब हम इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का यूज़ है। जो जब हमें अपने डेटा को एक टेबल की फॉर्म में रखना होगा तो हम लोग CSV का यूज़ करेंगे। बट जब मुझे नॉर्मल ऐसे ही कुछ लिख करके रखनी है इन्फॉर्मेशन, तब मैं अपनी टेक्स्ट फाइल है जिसका यूज़ करूँगी, ठीक है। फाइल की बारी तब आती है कि जैसे मेरी कोई भी फोटो हो गई। अब बाइनरी फाइल हमारी क्या होती है, हमारी फोटोज हो गई, ठीक है, कोई वीडियो फाइल हो गई, है ना। तो ऐसी जो जो फॉर्मेट वाली होती है वो हमारी सारी बाइनरी फाइल है जिसके अंदर आती है, ठीक है। तो यस, अब बात कुछ इस तरीके से है कि भाई आप टेक्स्ट फाइल कर चुके हो, इन दोनों के अंतर को जब लेकर के चलेंगे तब आप इनकी परिभाषा है जिसको आप लिख पाओगे। बाइनरी फाइल्स आर लाइक डिजिटल कंटेनर। जैसे बाइनरी है, बाइनरी हमने बचपन से सुना है, किसकी बात कर रहा है, ज़ीरो की और वन की, ठीक है। ओके, आपकी ऑडियो कोई भी फाइल, इमेज हो गई, कोई प्रोग्राम हो गया, ये सब बाइनरी फाइल के ही एग्जाम्पल है।
0 और 1 के अंदर हमारा डेटा कंटेन होता है इस फाइल के अंदर। अनलाइक जैसे हमारी टेक्स्ट फाइल तो रीडेबल है, आप और मैं उसको पढ़ सकते हैं कि भाई आपने क्या लिखा हुआ है। These files look like gibberish if you open them in a text editor. आप अगर मान लीजिए किसी भी बाइनरी फाइल को अगर जैसे ये फोटो है मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर, एक सेकेंड, है ना, तो ये समझने के अलावा ये डेस्कटॉप पर जा नहीं रहा है। ओके, अब मैं इस फोटो को अगर मैं ओपन करती हूँ नोटपैड के अंदर, तो ये गिब्रिश का मतलब गार्बेज वैल्यू की बात है जो हो रही है, ठीक है। तो देखो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है, राइट। तो ये बाइनरी फाइल का एक फायदा हो जाता है कि आपका डेटा क्या है, सिक्योर है, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। टेक्स्ट फाइल आपकी जो आपको ह्यूमन रीडेबल हो। स्पेशल सॉफ्टवेयर आर नीडेड is needed to understand and work with them. Even a tiny mistake in the sequence of 0 और 1 के अंदर आपका जो डेटा है वो मैसअप कर सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स 101 या 110 अंतर है। ऐसा नहीं है कि 0 आगे पीछे लगा दी तो नहीं, अगर 0 में गड़बड़ हो गई या 1 में गड़बड़ हो गई तो हमारा डेटा ही चेंज हो जाएगा, एरर आ सकती है। ओके, अब बाइनरी फाइल वर्सेस टेक्स्ट फाइल, दो मेन टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। बाइनरी फाइल की बात कर रहे हैं तो हम 0 और 1 से डेटा रिप्रेजेंटेशन है जो समझ रहे हैं। ये स्टोर करता है यूजिंग जीरोज एंड वंस, रिप्रेजेंट डाइवर्स डेटा, इमेज हो गया, साउंड हो गया, जैसी जो भी फाइल्स होती हैं दैट आर बाइनरी फाइल्स, ह्यूमन रीडेबल नहीं है। आप टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की कोशिश करोगे तो एक गार्बेज वैल्यू आपको दिखाई देगी जो कि समझ में नहीं आएगी। एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो आपको पड़ेगी अगर आप उस डेटा को रीड और राइट करना चाहते हैं। अगर स्मॉल भी चेंज कर दिया तो आपकी पूरी फाइल करप्ट हो जाएगी, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू फिक्स सिंस कंटेन, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल नहीं है तो हम इसको दोबारा से सही या फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन रीडेबल है, हम कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ABC 1 2 3 ये सब यूज़ होता है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। ईजी है इसके साथ डील करना। इसको ओपन और क्लोज करके हम इसमें कोई भी काम कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल सा ओपन करके। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर की ऐसी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। मोर रिसाइलेंस टू माइनर एरर्स एज कंटेंट इज ह्यूमन रीडेबल एंड एडिटेबल। हम अपने दिमाग से उसको सही या जो भी करना चाह रहे हैं, मतलब उसके साथ मॉडिफिकेशन दैट इज पॉसिबल। जैसे ये मेरी फाइल है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद करके नोटपैड में ओपन किया इस इमेज को, तो मैंने कहा ना देखो गार्बेज वैल्यू आपको इस तरीके से ओपन हो रही है। टेक्स्ट फाइल की बात करोगे तो इसमें क्या है कि एक लाइन लिखी, एक न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट हुआ, न्यू लाइन कैरेक्टर जिसको आप एंड ऑफ लाइन कहते हो, तो ये आपकी बाइनरी फाइल है जिसके अंदर होता है। बट इसके अंदर कोई भी टर्मिनेट, इसमें टेक्स्ट में टर्मिनेटर, अगर बाइनरी की बात करते हैं तो देयर इज नो टर्मिनेटर, ठीक है। तो आपका जो डेटा है उसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे टेक्स्ट फाइल के अंदर है कि हर लाइन के एंड में एंड ऑफ लाइन है जो हो, इसमें नहीं होता है, ठीक है। ओके, ये कॉमन कुछ फाइल एक्सटेंशंस हो गई टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल की, एग्जाम में आपको ऑफकोर्स नहीं आती है, बट फिर भी अगर आप देख रहे हो तो इट्स ओके, क्योंकि समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक तरफ आपकी बाइनरी फाइल है, एक तरफ आपका यहाँ पर टेक्स्ट फाइल है, तो दोनों मेरे को समझ में आ रही है कैसे। ये गार्बेज देखो है जो नहीं समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, अब आगे हम लोग यहाँ पर चलेंगे और एनसीईआरटी के अंदर हम लोग जिसको टारगेट लेकर के चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे कि हमें समझ में आ चुका है कि बाइनरी और टेक्स्ट दोनों में क्या अंतर है। एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर का ये डिफरेंस है जो बेसिकली पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे यार किसी भी फाइल की, आप कोई भी फाइल ले लो, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप उसके साथ काम कराना चाहते हैं। काम हो सकता है या तो रीड या फिर राइट, और क्या हमने रोटी बनानी है उससे, है ना। या तो तुम रीड कराओगे या तो तुम राइट कराओगे, ठीक है। ओके, तो हाउ टू ओपन ए फाइल, ऑफ कोर्स अभी आप टेक्स्ट फाइल आपको पता है, तो ओपन फंक्शन से आपने ओपन किया और एक विद ओपन से आपने ओपन की फाइल को, ठीक वैसे ही आपकी बाइनरी फाइल भी है जो ओपन होगी। कोई ऐसे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ पुट्ठी चप्पल पा के इसको ओपन करोगे, है ना। जैसे आपने टेक्स्ट को किया वैसे ही करोगे।
बस आपको बताना होगा ओपन के अंदर कि भाई ये मेरी बाइनरी फाइल है, उसका एक्सटेंशन दे करके। सेम तरीका है। अब फाइल ओपन तो हो गई है, लेकिन क्योंकि तो ये बाइनरी फाइल है तो इसके मोड में ना आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। जहां तुम आर यूज कर रहे थे टेक्स्ट फाइल के केस में, अब क्योंकि तो ये बाइनरी है तो साथ में बी लगेगा, यहाँ भी बी लगेगा और बी लगेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। हाउ टू ओपन अ फाइल एंड व्हाट इज मोड एंड कैसे उसको यूज करना है, बस उसके साथ में बी लगा देते हैं ना, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ बाइनरी फाइल। आर मोड में दोबारा से याद करा देती हूँ, रीड करने के लिए डेटा को। जैसे ओपन करोगे आपकी फाइल का जो पॉइंटर होगा वो बिगनिंग में होगा। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये आपको एरर दे देगा। इसमें क्या होगा कि आपको जब डेटा को राइट करना है, ठीक है, और आपकी फाइल का पॉइंटर बिगनिंग में होगा, क्योंकि आप जैसे ही अपनी फाइल को ओपन करोगे डब्ल्यू मोड में तो आपका पुराना सारा डेटा ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि पुराना डिलीट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पॉइंटर विल बी एट द बिगनिंग। अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये न्यू फाइल क्रिएट कर देगा, एरर नहीं आएगी। अपेंड का यूज उस वक्त होता है जब आपको डेटा राइट करना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि जैसे ही आपने ए मोड में फाइल ओपन की तो एंड ऑफ द फाइल होगा आपकी फाइल का पॉइंटर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए डेटा के आगे आप अपने नए डेटा को अपेंड करोगे। तो इसमें पुराना डेटा ओवरराइट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, जो कि इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। इसमें भी क्या है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये भी नई फाइल है जो बना देगा। ठीक है, तो ये इनमें अंतर या इनके पर्पज या मतलब हो गए। अब एनसीईआरटी के अंदर हम लोग जाते हैं और उसमें हम इस पिकल मॉड्यूल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग डील करेंगे हमारी बाइनरी फाइल के साथ जब हमें डेटा को रीड और राइट करना है। इसी के अंदर दो फंक्शन यूज होंगे रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, जिसको आप लोड एंड डंप फंक्शन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी से ही इसको पढ़ना है जो चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े ढंग से चीजें हैं जो लिख रखी हैं। रहेगा कि हम एनसीईआरटी से पढ़ें, क्योंकि इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल काम की चीजें हैं और वो आपके एग्जाम के अंदर आएंगी। ओके, इससे तुम्हारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज पिकल मॉड्यूल एंड इसके अंदर जो डंप लोड दो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं आगे चल करके क्या पर्पज है उनका। एंड गारंटी है कि आपको इससे एक क्वेश्चन एक नंबर का जरूर आता है, और आगे चल करके सीयूईटी में भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। अब देखो, मॉड्यूल जिसका नाम है पिकल, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं हमेशा क्या करती हूँ, नाम से ही काम को है जो बताती हूँ, तो मैंने इसमें से शब्द निकाल लिया विच इज पिकल। क्या मतलब होता है पिकल का? हम लोग अगर आम भाषा में अगर अपनी मम्मी से भी पूछते हैं कि पिकल मतलब, मम्मी ने क्या किया, एक अचार है जो बना करके रख लिया ताकि मेरे को फ्यूचर में मुझे उसको कब कॉज खाना है जो हो सकता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उस पिकल को स्टोर करके रख रहे हैं फ्यूचर पर्पज के लिए, हमें फ्यूचर में उसको यूज करना है। बस यही से वो टर्म जो है निकली हुई है पिकल मॉड्यूल की। बात कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए हम एक गेम खेल रहे हैं, या हम एक मतलब मैं आपको हर तरीके का एग्जाम्पल दूंगी, ये तो मैंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया। अब इसका पिकल मॉड्यूल से क्या लेना देना है, या इस जो मैंने परिभाषा आपको बताई इसको मैं कैसे कनेक्ट करती हूँ, आप सुनिए सारे एग्जाम्पल। जैसे मैंने गेम वाला एग्जाम्पल दिया, हम बहुत बार गेम खेलते 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 कोई दोस्त आ गया या मेरे को कोई काम आ गया, तो मैं वहीं पर गेम छोड़ करके चली जाती हूँ, और जब अगले दिन या 15 दिन या 20 दिन या 15-20 मिनट बाद भी आती हूँ तो मेरा गेम क्या है वहीं से रिज्यूम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे मूवीज के साथ भी है जो होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट को वहां तक स्टोर कर रहे हैं और फिर उसके बाद में हम वहीं से उसको आगे से चला रहे हैं। अब ऐसी चीजें मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर भी है जो करनी पड़ सकती है। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें मुझे मेरा जो डेटा है वो रैम के अंदर है। अब डेटा से क्या मतलब है, क्योंकि पाइथन के अंदर क्या चीज़ है जो कि इसकी पहली लाइन है यहाँ पर, कि पाइथन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ट्यूपल की बात कर लो, लिस्ट की बात कर लो, डिक्शनरी की बात कर लो, वो सारी क्या है एज ए ऑब्जेक्ट मानी जाती है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो अब हमारा जो जैसे कोई भी मैंने लिस्ट लिया या डिक्शनरी ले ली, तो अब ये जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ तो ये मेरा किसमें होगा, रैम के अंदर होगा। अब मुझे वो जो डेटा है रैम से लेकर के आना है अपनी मेमोरी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। किसके अंदर? हार्ड डिस्क के अंदर। तो यही ये जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ ना, कि अपने पाइथन के ऑब्जेक्ट को कहाँ पर अपनी मेमोरी के अंदर लेकर के आना, बाइनरी स्ट्रीम के अंदर लेकर के आना,
ये जो मैंने इतना बड़ा ये लगाया ना, ये इसको एक नाम देते हैं विच इज सीरियलाइजेशन, और यही आपका क्या है, पिकलिंग। और ये जो प्रोसेस कर पाते हो, ये कर पाते हो इस मॉड्यूल की वजह से, ठीक है, कि आपका रैम के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है, आप उसको क्या कर रहे हो, मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हो बाइनरी स्ट्रिंग्स के अंदर। तो यही प्रोसेस आपका सीरियलाइजेशन या पिकलिंग कहलाता है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए एक एनुअल फंक्शन हो रहा है और आपको सबको एक लाइन में लगा दिया, है ना, आपकी टर्न आने वाली है, तो अब उसी बीच एक और नया प्रोग्राम है जो स्टार्ट हो गया और आपको कहा कि एक सीरियल बना लो और यहाँ पर आकर के इधर जा कर के बैठ जाओ, जब तुम्हारी टर्न आएगी तब वापस से डीसीरियलाइजेशन हो जाना, ठीक है। तो एक सीरियल बना करके वाई स्ट्रीम का उनको बिठा दिया, ठीक है, सीरियलाइजेशन। अब वापस आए तो डीसीरियलाइजेशन, जैसे उनकी टर्न आ गई। तो लाइन बाय लाइन में ट्यूपल डिक्शनरी जितनी भी बात कर लो वो कंसीडर होते हैं एज ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वी मे रिक्वायर टू स्टोर द करंट स्टेट of a variable so that we can retrieve them later to its present state। हमें उसकी फ्यूचर में कभी जाकर के ज़रूरत है अगर पड़ेगी, वहीं से, जैसे रेज्यूम वाला एग्जांपल दिया था कि गेम वहीं पर है तो अब मैं वहीं से आगे खेलना चाह रही हूँ, तो वो जो मैं उतनी स्टेट वहाँ तक उसको स्टोर कर रही हूँ, दैट विल बी डन बाय दिस पिकल मॉड्यूल। Suppose you are playing a video game and after some time you want to close it. So the program should be able to store the current state of the game including current level, save, जहाँ पर भी हो आप current score आपका as a Python object. Likewise, you may like to store a Python dictionary as an object to be able to retrieve later. वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो इसमें लाइन बाय लाइन अभी आपको देखने को मिल रही है। To save any object structure along with data, पाइथन प्रोवाइड अ मॉड्यूल जिसका नाम है पिकल। जैसे पिकल का यूज क्या है, फ्यूचर में मुझे जो है मैं उसको स्टोर करूंगी ताकि मैं फ्यूचर में उसको यूज कर सकूं, वहीं से ये टर्म है जो निकला है। द मॉड्यूल पिकल इज यूज सीरियलाइजिंग या सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन यूज करता है पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम को वाइस वर्सा। Pickling is the method of preserving food item by placing them in some solution which increases the shelf life. In other words, it is a method to store food items for later consumption. Serialization is the process of transforming data or an object into, in memory to stream of byte is called byte stream. इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये महा इंपॉर्टेंट है। सीरियलाइजेशन टर्म ही आपका वहां पर यूज हो गया, पाइथन ऑब्जेक्ट टू बाइट स्ट्रीम टू वाइस वर्सा के लिए डीसीरियलाइजेशन। द बाइट स्ट्रीम इन अ बाइनरी फाइल कैन देन बी स्टोर्ड इन अ डिस्क और इन अ डेटाबेस और सेंट थ्रू अ नेटवर्क। चाहे हम डेटाबेस की बात कर ले, चाहे हम नेटवर्क की बात कर ले, ठीक है। तो मैं सीरियल बना करके उसका बाइट स्ट्रीम के अंदर बस उसको भेज रही हूँ, सीरियलाइजेशन। इसी सीरियलाइजेशन को पिकलिंग का नाम भी है जो दिया जाता है। अब दोबारा से आपको करना है बाइट स्ट्रीम को दोबारा से, तो डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग टर्म है जो यूज होगी, ठीक है। क्या है, स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू पाइथन ऑब्जेक्ट। द पिकल मॉड्यूल डील्स विद बाइनरी फाइल्स, हेंस डेटा आर नॉट रिटन बट डम्प्ड। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा डेटा राइट हो रहा है, जब हम सीरियलाइज कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, डंप कर रहे हैं डेटा को, तो उसके लिए डंप फंक्शन का यूज होगा। सिमिलरली डेटा आर नॉट रीड नहीं होता है, डेटा लोड होता है जो कि लोड फंक्शन से होता है। तो डंप के लिए डंप फंक्शन, लोड के लिए लोड फंक्शन, ठीक है। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं, बट मैं इस चीज को और ज्यादा पक्का कर दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो एग्जाम के पॉइंट से चीजें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चीज़ों को समझ करके करें ना तो वो आपको कह लो लाइफ में कभी भी आगे कोई भी ऐसी चीज़ आती है ना, तो एक तो वो इंटर रिलेट होकर के चीज़ें समझ में ज़रूर आती हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ रट्टा मान लो कि अच्छा पाइथन ऑब्जेक्ट टू बाइट स्ट्रीम इज सीरियलाइजेशन एंड वाइस वर्सा इज डीसीरियलाइजेशन। नहीं, समझो चीज़ों को कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट जब बनाओगे जा करके, सॉफ्टवेयर बनाओगे, तब उसमें कैसे ये आपकी हेल्प मदद है जो करने वाले हैं। ओके, पिकल मॉड्यूल that you understood now। पाइथन ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं रिवाइज करा रही हूँ सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट से। आपका पाइथन ऑब्जेक्ट बाइट स्ट्रीम क्या हो रहा है, पिकलिंग हो रही है,
अब दोबारा से आपका बाइट स्ट्रीम इनटू आपके पाइथन ऑब्जेक्ट में अनपिकलिंग हो रही है। ये हो रहा है पिकलिंग, यानी कि आप डेटा को डंप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डंप फंक्शन। वापस से डेटा अनपिकल हो रहा है, डीसीरियलाइजेशन हो रहा है विच इज लोड फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से हम इसको राइट नहीं बोलते हैं, मतलब वैसे तो राइट कर रहा है, अगर हम भाषा में देखें तो डंप करा रहे हैं, तो ये पिकलिंग हो गया। बाइट स्ट्रीम से वाइस वर्सा यानी कि अनपिकलिंग। ठीक है, ये सीरियलाइजेशन या पिकलिंग, ये डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग, दैट इज डन विद डंप फंक्शन, दैट इज डन विद लोड फंक्शन। ठीक है, पिकलिंग, अनपिकलिंग, पिकलिंग के लिए डंप फंक्शन, अनपिकलिंग के लिए लोड फंक्शन। दिस इज डीसीरियलाइजेशन, दिस इज सीरियलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब देखो क्या चीज है यहाँ पर आपको ये बाइनरी फाइल से रिलेटेड देखो, यहाँ पर मैंने 19 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया है, ये 1 आवर की क्लास में मैंने कंप्लीट कराया है पूरा। ठीक है, इसके बाद में आपको कंप्लीट बाइनरी फाइल देखो 3 आवर्स में भी मिल जाएगा, टेक्स्ट फाइल है। लोड और डंप फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं, तो यस आप चैनल को जाइए और विजिट करिए सारी चीज़ें। ठीक है, एक एक करके अब हम एक बार इसका प्रैक्टिकल मेथड है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब प्रैक्टिकल मेथड के लिए हम यहाँ पर आएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, डंप फंक्शन यूज कर रही हूँ जब डेटा को मुझे क्या करना है, एक तरीके से राइट कराना है। तो यहाँ राइट नहीं बोलते, डंप बोलते हैं। ठीक है, तो पिकलिंग हो रही है यहाँ पर, और जब दोबारा से है तो अनपिकलिंग। तो एक बार मैं यहाँ पर सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे पिकल मॉड्यूल को। ठीक है, अब जैसे मेरे पास में कोई एक लिस्ट मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर मेरा जो मॉड्यूल है ये पिकल मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा इसको आप कोई नाम भी दे सकते हो, नहीं भी देना चाहते तो भी कोई बात नहीं। डंप और मैंने लिस्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा उस फाइल का नाम कि मुझे किसने वो डेटा डंप कराना है। तो उससे पहले मुझे वो फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए वो फाइल मेरे पास मौजूद नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैंने फैट डॉट डैट इसको नाम दे दिया। तो आप इसका मोड WB रखोगे ना जैसे कि, तो ये फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं भी करती हुई तो भी क्या हो जाएगा, आपकी फाइल नई क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने ऐसे करके इसमें डंप कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगी तो यस, अब मैं यहाँ पर अब एक बार अपनी फाइल साइड में इसको ओपन कर लेती हूँ, फैट फाइल। ठीक है, तो ये देखो गार्बेज वैल्यू आपको कुछ इस कदर इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जो कि हमें समझ में तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब वैसे ही ये मेरा क्या है, पाइथन का ऑब्जेक्ट है, तो अब मैं इसकी जगह क्या ले सकती हूँ, डिक्शनरी भी है जिसको ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने डिक्शनरी ले ली। ओके, अब मैं इस बी को डम है जो करूँगी, अब मैं इसको दोबारा रन करूँगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड देखो, सॉरी, डी एंड राइट, डी फॉर डम में डी फॉर 2 पैरामीटर हैं जो आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे वापस से इसको रीड करना था, तो उसके लिए कैसे करना होगा, करने के लिए मैं एक डेटा डिक्लेयर करके कुछ भी कोई भी आपने नाम दे दिया, पिकल डॉट लोड मैंने यहाँ पर लगाया, एंड एक सेकेंड देखो, पिकल स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, पिकल डॉट लोड। अब मुझे किसको लोड कराना है, फाइल को कराना है, बट इसमें एक दिक्कत हो जाएगी, वो ये कि हमारी फाइल का जो मोड है विच इज WD। तो आप क्या करिए, अपनी फाइल को पहले क्लोज कर दो, यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब दोबारा से आप अपनी फाइल है जिसको ओपन कर लो, एंड दिस टाइम ऑफ कोर्स यू आर रीडिंग द डेटा, यानी कि लोड कर रहे हैं, तो RB कर दो। अब क्योंकि तो मैं प्रिंट करूंगी डेटा जो भी आया मेरे पास में, तो लाइक हाउ। अब देखो एक एक करके आपने लोड किया है डेटा, तो एक एक करके आपको क्या करना है, डंप करना, मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर एक मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि Ctrl+C Ctrl+V, तो इसमें मैं अगर मान लीजिए ऐसे अगर इसको कर रही हूँ, तो देखो एक पहले वाली जो स्टेट है वही मेरी प्रिंट हो रही है। अब मेरे को दूसरा कराना है, तो आई हैव टू यूज इट अगेन, मतलब मेरे को दोबारा इसको ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे बेटर रहेगा कि आप यहाँ लूप यूज कर लो, लेकिन जब आप लूप यूज करोगे तो आपको बार बार फाइल को ओपन करना है, तो उस टाइम पर आपको रन टाइम एरर है जो जनरेट होगी, जिसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज है जो आगे चल करके करेंगे। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल बेसिक सी टर्म हो गई कि मतलब कैसे आपने इसको लोड और डंप फंक्शन का आपने यूज है जो बेसिकली कर लेना है।
ठीक है। अब आप क्या करें, दिस इज बाइनरी फाइल का देखो वन शॉट मैंने 54 मिनट का डाल रखा है, ये वाला 38 का, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे रीड और राइट सारे फंक्शंस को एक साथ मर्ज करके आपको इस लेक्चर को बताया है। तो आप इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए कि आपके प्रोग्राम्स किस तरीके से आते हैं, कि राइट रीड तो मैंने यहाँ बता दिया, अपडेट डिलीट अपेंड सर्च, इसके लिए आप इस लेक्चर को है जो ज़रूर वॉच करेंगे, ठीक है। ओके, फिर नीचे तो चलो ये फंक्शन और ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर हमारा बाइनरी फाइल है जो ख़त्म होता है। मैंने आपको सारा इसका बेसिक है जितना बता दिया, एनसीईआरटी का व्यू भी है जो बता दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप पिकलिंग और अनपिकलिंग, सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन की परिभाषा को ज़रूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ में ज़रूर है जो चैनल को शेयर करिए, एंड नीचे अपने कमेंट सेक्शन में विचार है जो ज़रूर प्रकट करिए, अगर आपको कोई हेल्प है जो मिले, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं ऑफ कोर्स इसके लिए। तो चलिए फिर बाय बाय।